नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 यानी आरओ एग्जाम 2021 इन 2021 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली यह भर्ती परीक्षा 2021 की जो पूर्ण हो चुकी है, इसमें सामान्य अध्ययन यानी जो पीटी में सामान्य अध्ययन था यानी जीएस था, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं आयोग के ऑफिशियल आंसर केस में लाते हुए। इसको आप देख सकते हैं। इस अंक में हम मेंस यानी जो मेंस में जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप 120 प्रश्न पूछा जाता है, यानी देखें पीटी में 140 और मेंस में 120 प्रश्न पूछा जाता है। उसमें प्रथम 60 प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे यानी 61 से इस अंक में देखेंगे और यह अंक अति महत्वपूर्ण उपयोगी होगा यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2023 के लिए। साथ ही यह यूपीपीएससी यानी परीक्षाएं जिसमें अपर पीटी एग्जाम 2025 और एसपीएससी के अंतर्गत एमपीएससी जिसका एग्जाम पीटी एग्जाम देखें तो 16 फरवरी 2025 को है। इसके अलावा बीपीएससी, आरपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो ये पीटी के प्रश्न है और इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं और आप वहाँ से इस वीडियो के अंक को देख सकते हैं। पीटी के सारे प्रश्नों को जो चर्चा किया जा चुका है, इसमें 140 प्रश्न जो पीटी के हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। यानी इसमें पीटी में जो 140 प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद देखें तो हिंदी जो आपके 60 नंबर के हैं, 200 मार्क्स का पीटी होता है और यह 60 नंबर की हिंदी है। इस पर चर्चा हिंदी वाले अंक में की जाएगी, यानी 60 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं पीटी में और हिंदी है। इसके बाद ये मेंस है। मेंस में जो जीएस है, यह ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और 120 प्रश्न है और 120 नंबर का ही है, समय 2 घंटे का है। तो इसमें जो है 60 प्रश्नों की चर्चा, प्रथम 60 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे देखते हैं यानी 61 से प्रश्नों को इसमें देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसके जो टोटल देखें, टोटल पार्ट में यानी 120 प्रश्न आपके मेंस में जो है जनरल स्टडीज है, यानी 120 प्रश्न आप देख सकते हैं कि यह जनरल स्टडीज़ के हैं। इसके बाद आपका मेंस में समान हिंदी आलेखन होगा। यह आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है बल्कि इसमें रिटेन है। यह 2.5 घंटे का और 100 नंबर का है और इसमें प्रश्नों को देख सकते हैं, रिटेन टाइप ये दिया गया है। इसमें इस तरह के प्रश्न है। इसके बाद देखें हिंदी यानी मेंस में हिंदी जो है वह ऑब्जेक्टिव टाइप भी होती है, यानी यह खंड 2 इसमें है। 1 घंटे का प्रश्न लिया जाता है, 30 मिनट का है, आधे घंटे में लिया जाता है और ये देखा जाए तो 60 नंबर पूर्णांक का है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये आपका है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि ये भी रिटेन आपका है। इसके बाद यहाँ पर निबंध देख सकते हैं, निबंध आपका है, यानी निबंध 3 खंडों में होता है, निबंध है। इसके बाद आपका जो है ये ट्रांसलेशन पूछता है, यानी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये पूछा जाता है। तो ये भी मीन्स में पार्ट में शामिल है। इसके बाद ये देख सकते हैं आपका जो है यानी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज में यह ट्रांसलेशन होता है, हिंदी टू इंग्लिश। और जो आपका है वो उर्दू, यानी 3 भाषाएं इसमें होती है, वो आपके चॉइस पर होता है इसको करने के लिए। यानी मेंस में देखें तो जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप 120 प्रश्न है और 30 जो आपके जो है यानी इसमें जो है आधे घंटे के लिए जो पूर्णांक आपका 60 नंबर का, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी इसमें ली जाती है। प्रश्नों की संख्या इसमें देख सकते हैं कि ये प्रश्नों की संख्या आपकी जो होगी कुल मिलाकर इसमें 30 प्रश्न हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप 30 प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप जीएस जो है वो 120 प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। इसके बाद निबंध और रिटेन हिंदी भी होती है। इसके बाद ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। तो पूर्व के अंक में 60 प्रश्नों को हम देख चुके थे। 60वां प्रश्न यह था, यानी इसमें जो बहुत ही आसान प्रश्न था 60वां, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो था आपका कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो गोरखपुर दिया वाराणसी में है, यह बहुत फेमस प्रश्न है, आयोग का अक्सर पूछता है। तो यह सी इसका जो सम्मिलित नहीं, सी इसमें सम्मिलित है। तो 60 प्रश्न कर चुके थे। उससे आगे हम देखते हैं 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर्स था। इसमें देखें तो नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित किस देश से हैं? इसका सही आंसर जो डी है, यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से यह संबंध है। ध्यान देना है कि यह यूएई के जो थे वो मेजर जनरल थे। मेजर जनरल ये हैं आपके अहमद नसर अल रईसी, जिनको इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया नवंबर 2021 में और ये वर्तमान में भी हैं। इनका कार्यकाल देखें 2021 से 2025, यानी इसी साल ये रिटायर होंगे। तो अभी भी ये वर्तमान में इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं। ध्यान दें कि इंटरपोल जो है इसका पूर्ण रूप देखें, जो इंटरपोल है यह आपका है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यानी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को इंटरपोल कहा जाता है। इसका मुख्यालय देखें तो लियोन, यानी स्पेन की लियोन में इसका मुख्यालय है और इसमें 190 मेंबर, यानी इसके सदस्यों की संख्या 190 मेंबर जो है वह इंटरपोल में हैं वर्तमान में। और भारत भी इंटरपोल का सदस्य है। वैसे विश्व के सारे देश इसके सदस्य नहीं, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया इंटरपोल का सदस्य नहीं है, कुछ ऐसे देश हैं जो इंटरपोल के सदस्य नहीं है। तो इसमें देखें जो भारत भी इंटरपोल का सदस्य है। ध्यान दें कि जो भारत में सीबीआई है वो एकल संपर्क केंद्र है, इंटरपोल से संपर्क करने का एकल संपर्क केंद्र सीबीआई है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है वो इससे संपर्क करती है, एजेंसी के रूप में कार्य करती है। थोड़ी जानकारी यदि एड सीबीआई के बारे में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और यह जो देखें तो 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं सीबीआई के, वो श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं।
और इसका मुख्यालय सीबीआई का देखें तो नई दिल्ली में है। और ध्यान दें, इस पर थोड़ा सा डिटेल और कर दें। ये ध्यान दें कि जो संस्थानम समिति बनाई गई थी, हालांकि देखें अपर पीटी एग्जाम 2024 में संस्थानम समिति पूछी गई थी जो कि पंचायत संबंधी थी, लेकिन यहाँ पर संस्थानम समिति जो है वो भ्रष्टाचार निवारण पर बनाई गई थी। 1962 से 1964 तक समिति थी। उसी समिति यानी संस्थानम समिति की सिफारिश पर ही सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था। और सीबीआई का देखें आदर्श वाक्य जो है वो उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता है। अभी ध्यान दें कि कल का मतलब आज 8 जनवरी 2025 है। कल यानी 7 जनवरी 2025 को भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने भारत पोल की शुरुआत की। थोड़ा सा उसको अपडेट कर लेते हैं आज के हिसाब से। चलिए इसमें देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स जो कल के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो इसमें देखें, अपराध पर विदेश भागने वालों पर कसेगी नकेल, नई तकनीकी से दबोचे जाएंगे भगोड़े। इसमें देखें भारत पोल, या ध्यान देना इंटरपोल पर भारत पोल इस तरह दर्ज पर है। तो भारत पोल पोर्टल शुरू, गृह मंत्री बोले तस्करी और आतंकवाद से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ध्यान देना है कि भारत पोल पोर्टल कौन लॉन्च किया है, तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इसमें थोड़ा देखना चाहें तो देख सकते हैं, यानी ये कल का न्यूज़ है, 7 जनवरी 2025 का न्यूज़। ध्यान देना है, अपराध पर विदेश भागने वाले अपराधी अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। इंटरपोल की मदद और आधुनिक तकनीकों के जरिए एजेंसियां ऐसे भगोड़ों अपराधियों को जल्दी दबोच सकेगी और भारत पोल पोर्टल इसमें मददगार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार मतलब 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता इंटरपोल के भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। शाह ने बताया कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, सीमा पार आतंकवाद जैसे अपराधों में नई व्यवस्था बहुत मददगार होगी। ये सारी जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद इंटरपोल के 195 सदस्य देशों, ध्यान देना हमने 190 बताया, लेकिन वर्तमान में जो है इंटरपोल के 195 सदस्य हो चुके हैं। सदस्य देशों से साझा कर सकेंगे जानकारी। देश में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का भी लगेगा पता, यानी इसमें देख सकते हैं सब जानकारी है। इसके बाद देखें 19 तरह के डाटाबेस का कर सकेंगे विश्लेषण, इसमें जानकारी दी गई है। तो पेपर के प्रश्न चलते हैं, अंततः करंट अफेयर्स का अंक हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न इसमें देखते हैं। तो आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। तो संरक्षित के अंतर्गत देखें तो आपकी जो फसल है उसमें प्याज है, आलू है, दालें हैं और टमाटर है। तो इसमें आलू दिया गया है, यह जो है भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। यानी पुनः देखें तो पहले प्याज है, यानी प्याज भी संरक्षित के अंतर्गत है, आलू इसमें दिया गया है, इसके बाद दालें भी हैं और टमाटर यानी टोमेटो भी संरक्षित के अंतर्गत है। कुल मिलाकर 4 है, इसमें आलू दिया गया है, तो इसलिए 20 का आंसर सही रहा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तो आपका यह है, वाणिज्य के संदर्भ में, यानी विथ रेफरेंस टू कॉमर्स, वाणिज्य के व्यापार के बारे में भी दिया था। तो वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर सी रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 64 नंबर देखें तो इसमें यह आपका है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही आंसर देखें तो आपका सी है, यानी मिलेट्स क्रॉप, मोटे अनाज की फसलों के लिए, मोटे अनाज वाली फसलों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और जबकि 2024 को देखें, 2024 को जो घोषित किया है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट्स, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट 2024 के लिए इसमें 23 दिया है, तो 24 को हमने अपडेट कर दिया। और 25 जो वर्तमान में चल रहा है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव का वर्ष यूएन ने घोषित किया है। इस करंट अफेयर्स को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। पीडी यानी जो प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी है उसमें देख सकते हैं। इसमें तो देखें विभिन्न वर्ष के रूप में घोषित 2022, 23, 24 ये यूएनओ द्वारा घोषित वर्ष है। तो इसमें देखें यूएनओ द्वारा इसमें आपका जो 23 पूछा है, तो 23 में देख सकते हैं यह है यूएन ने घोषित किया है पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये 23 का एग्जाम में पूछा गया है। और चीन भी अक्सर ईयर घोषित करता है, जो कि अक्सर देखें जनवरी या फरवरी में उसका पड़ता है। तो चीन जो है 23 में चीन में खरगोश वर्ष था, ईयर ऑफ वाटर रैबिट था। और 24 जो वर्तमान में यानी जो 25 चल रहा है, हालांकि अब 24 बीत चुका है। तो इसमें देखें 24 जो था यह अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष यूनियन घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय ईयर कैमलेट्स। और नौसेना नागरिकों का वर्ष इसने भारत में घोषित किया था, नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 के लिए ईयर ऑफ नवल सिविलियंस भारत द्वारा घोषित किया गया था। जबकि 22 में देख सकते हैं कि उन्होंने घोषित किया था, चीन का यह वर्ष था। और करंट अफेयर देखना चाहे तो यह इसमें जानकारी दी गई है, इसको देख सकते हैं। चूंकि इसमें डेट दिया था, एक महत्वपूर्ण जानकारी को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। देखें अर्थ ओवरशूट डे 2023 में जो था यह देखें तो आपका 2 अगस्त को था, यानी 1 जनवरी से 2 अगस्त तक जो है ओवरशूट डे था। यानी इस दिन तक जो प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को एक वर्ष में खर्च करना चाहिए तो उसने 2 अगस्त तक ही खर्च कर दिया था। तो 2023 के लिए जो था वो 2 अगस्त अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। जबकि 2024 में देखें तो एक दिन पूर्व ही, यानी 1 अगस्त 2024 को जो है वो अर्थ ओवरशूट डे 2024 मनाया गया। 1 अगस्त को, 23 में 2 अगस्त था। और 22 में देखें 28 जुलाई था, यानी बहुत पहले था। इसके बाद अर्थ आवर डे भी मनाया जाता है। तो 2024 में देखें तो ये अर्थ आवर डे जो है 23 मार्च को मनाया गया था। 2024 में जो है 23 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया, जबकि 23 में यह आपको जो था वो 25 मार्च को है। तो ये जो है कौन संस्था मना रही है, WWF
जो है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा बनाया जाता है। इसमें सारी जानकारी दी गई है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। पूर्व अंक में ये सारी जानकारी दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हमने 64 को देख लिया और इसके बाद 65 देख लेते हैं। 65 है आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भू मध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है। इसमें पहला ये सागौन यानी सागवान जो है यह भू मध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता, जबकि ओक, चेस्टनट और जैतून पाए जाते हैं। ध्यान देखिए जो आपका यह है यानी मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है या ये जो क्लाइमेट मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है, यहाँ की क्लाइमेट शुष्क ग्रीष्मकालीन एवं बरसाती सर्दियाँ होती हैं, यानी इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और जो सर्दियाँ होती है उसमें बारिश होती है। और इसके अंतर्गत जो देश हैं यानी भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत जो देश पाए जाते हैं उसमें मध्य चिली है, दक्षिण पश्चिम अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका के देश इसमें शामिल हैं। तो इसमें यह जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन सागौन नहीं पाए जाते हैं इस जलवायु में, यानी भूमध्य सागरीय वनों में सागौन नहीं पाया जाता है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। तो आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर देखें तो आपका जो है यह डी है, यानी कोरिंगा जो मैंग्रोव है वह गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। यानी यह देखें तो जो कोरिंगा जो मैंग्रोव है आंध्र प्रदेश के गोदावरी डेल्टा में स्थित है। आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर यह गोदावरी नदी जी हैं जो कि दक्षिण की गंगा है, यानी दक्षिण भारत की गंगा है। दक्षिण की गंगा जो है या वृद्ध गंगा इनको कहा जाता है गोदावरी जी को, यानी गोदावरी जी जो है वह दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश में और गोदावरी नदी है, यहीं पर कोरिंगा जो है यह मैंग्रोव है। ध्यान दें कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है कोरिंगा। नदियों के बारे में डिटेल में चर्चा पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। यानी इसी वीडियो का जो पार्ट 2 था यानी मेंस में जो चर्चा करें उसमें जो है नदियों के बारे में डिटेल चर्चा की गई है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए 67 नंबर देखते हैं। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। ध्यान देना है कि भारत के किसी राज्य में मात्र एक ही स्थित होगा, बकिया 3 जगहों के भारत से बाहर होंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि डी जो है बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, यह भारत में, शेष इसमें भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर डी रहा और रामसर आर्द्रभूमि है। वर्तमान में देखें जो रामसर स्थल हैं कुल भारत में वर्तमान में 85 हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। इसको थोड़ा अपडेट करते हैं, देखें तो भारत की प्रमुख रामसर साइट 2023-24 में देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपके रामसर साइट देखें तो आप कुल मिलाकर वर्तमान में देखें तो कुल भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल 85 यानी 85 है और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में 18 हैं, जबकि मैंने देखा उत्तर प्रदेश में जो है आपकी 10 रामसर साइटें हैं। और यहाँ पर थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा जो देखना चाहें तो भारत का नया संसद भवन बनाया गया था, तो उसके डिजाइन का या कब इसका उद्घाटन किया गया इसमें डिटेल में दिया गया। इसके वास्तुकार बिमल पटेल है, इस पर अक्सर पूछा गया और कहाँ पर है सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा को भी दिखाया जा सकता है, भारत मंडपम जो है इसके बारे में जानकारी दी गई, सारी जानकारी राम मंदिर है इसमें भी जानकारी दी गई, इसको आप देख सकते हैं। हालांकि प्रश्न संबंधित नहीं है, लेकिन आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। और देखना चाहें तो मिशन चंद्रयान 3 के बारे में और वर्ष 2024-25 में स्थापित प्रमुख स्टैचू भी देखना चाहें तो सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। मैं अपने पिछले प्रश्न में देखा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष है, तो यहाँ पर घोषित वर्ष जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। 23 में जो था यही था, तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये पूछा गया था। इसके बाद 24-25 को भी देखना चाहें, ये सारी जानकारी इसमें। अंतर्राष्ट्रीय दशक को भी देखना चाहें तो ये दशक इसमें पूछा गया, देख सकते हैं। इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो प्रश्न बुलर झील था, देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में। अब भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इस पर भी प्रश्न जो मेंस में पूछा गया था, इस पर हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। तो ये झीलों को देखना चाहें, भारत की जो प्रमुख झीलें हैं तो आप झीलों को भी देख सकते हैं इसमें, यदि इस वर्ड के नोट से है तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये देखना चाहें तो ये भी जानकारी इसमें दी गई है कि आपका जो ये है यानी भारत के प्रमुख जलप्रपात भी देखना चाहें तो यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जितने भी इसमें जलप्रपात दिए गए भारत में सारी जानकारी इसमें दी गई है, यहाँ से देख सकते हैं। गोदावरी नदी के बारे में भी देखना चाहें तो देख सकते गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक जिले से महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर गाँव की पास निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरते हैं। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी देखें, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पुरैना, वैनगंगा, प्रौदा पूछा गया था एग्जाम में, वर्धा है। और कावेरी जी को भी देखना चाहें तो कावेरी जी को आप देख सकते हैं इसमें, कावेरी यहाँ पर है। इनको जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम क्या है, कहाँ कितनी सारी जानकारी नदियों के बारे में दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 67 नंबर में देखिए, 68 देखते हैं। 68 आपका यह है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसमें भारत की प्रधान न्यायाधीश यानी CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और यदि ये भी नहीं है तो फिर इनके बाद जो दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह जो है वह राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। तो इसी प्रकार से क्रम रहता है, इसमें प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष इस सब जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो सी इसका सही आंसर है, इस पर डिटेल नहीं करते हैं, बहुत साधारण प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें यह है, इस प्रश्न को भी देख ही लेते हैं, हालांकि न करते हुए भी इस पर हम व्याख्या कर ही दे रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो जो मूल प्रश्न था पहले उस पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, संघीय कार्यपाल का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक है, राष्ट्रपति में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। इसमें जो मूल प्रश्न आप लौटते हैं तो यह जो आपका सब जानकारी इसमें दी गई। तो राष्ट्रपति की पद की रिक्तता जो प्रश्न में दिया गया था वहाँ देखा जा सकता है। इसमें देखें तो यह आपका है नोट, इसमें दिया गया है कि उसका पद, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा
अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, ध्यान देना, उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अधिकतम 6 महीने तक। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेनी पड़ती है। जब तक राष्ट्रपति को उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले वो अपने कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति देख सकते हैं तो ये 16वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये देख सकते हैं इनका राष्ट्रपति का जो क्रम है वो 16वां है और व्यक्तिगत क्रम में 15वीं राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल है। सारे राष्ट्रपतियों को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ कार्यवाहक आप देखना चाहें जो पृष्ठमंडिता, तो यह कार्यवाहक जो है वराह वेंकट गिरी जी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक रूप में, आबिदी जत्ती जी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर स्थितियाँ बनती हैं। थोड़ी सी जानकारी यदि वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर जो है इनके बारे में जानकारी दी गई है, हालांकि सभी लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ये देखें इनके बारे में तो यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी ये हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को देखना चाहें तो न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कुछ अन्य शक्तियाँ और राष्ट्रपति की क्षमताओं की शक्तियाँ सारी दी गई हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न इसमें 69 नंबर है। वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था। ध्यान देना है कि 2020 जो लीप ईयर है और इसका प्रथम दिन बुधवार है तो उसका अंतिम दिन एक दिन ज़्यादा होगा, यानी बुधवार से नहीं समाप्त होगा, यानी एक दिन बढ़ा के निकालेंगे तो वह जो आपका बुधवार है तो बृहस्पति शुक्रवार होगा, यानी जो उसका अंतिम दिन जो होगा, सॉरी एक दिन ही बढ़ा के निकालना है तो बुधवार था बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार इसका जो 2020 का, बल्कि लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ा के निकालना होता है तो आपका जो है बुधवार था तो उसका अंतिम दिन जो आपका है वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। जबकि जो लीप ईयर नहीं होता है उसका जो अंतिम दिन होता है वो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन उसका जो है वो अंतिम दिन भी होता है। लीप ईयर ना 2021 से लीप ईयर नहीं, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन से वो होगा। मतलब ये हुआ कि इसका अंतिम दिन यदि बृहस्पतिवार है तो शुरू 2021 कब से होगा, शुक्रवार से, तो उसका अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा, यानी 20 का जो है आंसर सही होगा, यानी 69 का जो आंसर है सही वो बी है। ये बहुत ही साधारण रीजनिंग है, इसको आप लगा सकते हैं या देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहें, ध्यान दें कि जो फरवरी होती है यानी 12 महीने में देखें तो फरवरी का महीना जो होता है वो 28 का होता है या 29 का होता है, ये महीने होते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जो कि जिसमें दिन 30 दिन का होता है और 7 महीने ऐसे हैं जिसमें दिन 31 यानी जो महीने होते हैं, यानी आपका जो फरवरी देखें कुल मिलाकर 12 महीने आपके पास हैं तो 12 महीनों में एक जो फरवरी है इसके पास 28 या 29 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29 होगा, शेष में 28 होगा। और जो 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन का महीना होता है और 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन का महीना होता है, अपना साथ चलेगा लेकिन 12 होता है, तो इस प्रकार से आप इसको देख भी सकते हैं। थोड़ी सी को इसमें विस्तार कर दिया। चलिए 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर यहाँ पर देखें तो यह निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखें प्रोजेक्ट हाथी ये 1992 का है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। यानी सबसे पहले इसमें देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित होता है, इसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। तो आपका 3 से ये शुरू होगा, 3 से हालांकि शुरू इसमें 2 एलिमिनेट कर देते हैं, 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 यही में है, इसलिए 70 का जो आंसर सही है वो आपका जो है वह ए है। चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। यानी इसमें देखें जो आपका मध्य पूर्व में देखें तो जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इजराइल, सीरिया, लेबनान हैं, क्योंकि देखें इजराइल 2 बार है और लेबनान भी 2 बार है। तो इस प्रकार से देखें इसको यदि मतलब एलिमिनेट ढंग से भी करना चाहें तो ये सब एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। इसमें तुर्की ही जो है वो आपका देखें तो वह मध्य पूर्व में नहीं है बल्कि यूरोप में आ जाता है, और जॉर्डन तो हालांकि है भी लेकिन ये तुर्की न होने की वजह से डी इसका जो है गलत हो जाएगा, यानी 71 का जो सही आंसर है डी है, यानी इसमें जो है डी जो है मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। चलिए 72 नंबर देखें तो यह है पाकिस्तान के ग्वादर, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। इसका सही आंसर जो है वो बलूचिस्तान, यानी ये जो सही है बलूचिस्तान में स्थित है। और ये देखें तो जो है अरब सागर जो है वहाँ पर जो ये स्थित है। और यह देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कराची है उससे देखें तो 533 किलोमीटर दूरी पर यह ग्वादर बंदरगाह है, यानी कहाँ पर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह स्थित। इस पर डिटेल नहीं करते हैं, बाकी जो जानकारी दिया था हमने उसको स्पष्ट कर दिया। तो 72 का ये रहा। चलिए आगे देखते हैं। 73 नंबर 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर सही जो है वो कोलकाता में की गई थी डेविड हेयर द्वारा। और ध्यान दें कि यह डेविड हेयर के साथ जो थे अलेक्जेंडर डफ इनके सहयोगी थे, यानी डेविड हेयर साथ ही में अलेक्जेंडर डफ सहयोगी थे। और इन दोनों को सहयोग से जो भारत में नवजागरण के जो अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। ये लोग सहयोगी थे, स्थापना जो है वह मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1917 में। ध्यान देना कि 1825 में राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। चलिए 74 में देखते हैं। 74 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी।
इसमें ध्यान दें, अभी हमने कहा कि आपका जो रीजनिंग हमने बताया कि जो 12 महीने एक साल में, उसमें देखें फरवरी जो महीना है वो 28 या 29 का होगा। लीप ईयर में 29 से 81 इसमें आपका जो है वो 28 ही लगेगा। यानी लीप ईयर हमेशा 4 वर्ष पर ही आता है, यानी जो 4 से विभाजित हो जाता है वर्ष में लीप ईयर होता है। और 4 जो महीने हैं वो 30 दिन के हैं, 7 महीने जो 31 दिन के हैं। तो यहाँ देखें लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं। ध्यान दें 1 जनवरी 2022 यानी इसमें फरवरी शामिल है, और 1 जनवरी 2027 तक, यानी इसमें 27 का हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि जनवरी तक ही पूछ रहा है 1 जनवरी, यानी हमको लेकर चलना 2026 तक। 27 की बात नहीं इसमें होगी। तो 22 देखते हैं, 22 है, 23 है, 24 अभी जो बीत गया ये लीप ईयर था, और इसके बाद 25 है, इसके बाद 26 है। कुल मिलाकर आपके कितने वर्ष हुए, 1 2 3 4 5 हुए। इसमें ध्यान देना केवल जो 25 ये आपका जो आपका 24 ही लीप ईयर है, लीप ईयर, क्योंकि इससे पूर्व वाला देखें तो 2020 लीप ईयर था, इसके बाद 24, इसके बाद 28 लीप ईयर होगा, यानी 4 की वृद्धि भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जो 28 ध्यान देना है कि इसमें फरवरी जो होगी 29 तारीख, यानी बीच कितनी बार 29 तारीखें पड़ेंगी। तो इसमें आपकी जो होगी 11 बार पड़ेगी, फरवरी को छोड़ दें तो 11 महीनों में पड़ेगी, इसमें भी 11 महीनों में पड़ेगी, इसमें जो हो जाएगी 12 महीनों में, 12 महीने में पड़ेगी, इसमें 11 महीने में, इसमें 11 महीने में। यानी कितनी बार 11, 1 2 3 4 5, 11 25 55, और एक बार जो है वो 12 बार है, यानी एक जोड़ देंगे 56, यानी 56 बार 29 पड़ेगी। इसका आंसर सही रहा। चलिए आगे देखते हैं 75वां प्रश्न देखें तो यह है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। तो इसका बहुत ही ये फेवरेट प्रश्न रहा है, इस पर अक्सर पूछा जाता है। तो ये संवेग संरक्षण यानी रेखीय संवेग संरक्षण जो होता है, इस पर जो है रॉकेट काम करते हैं। यानी 75 का सही आंसर जो आपका है, यानी रॉकेट और जेट इंजन, ध्यान दें रॉकेट और जेट इंजन जो होते हैं वो संवेग संरक्षण यानी रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित हैं, यानी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी हमने देख लिया ये आपका 75 जो रहा, 75 का आंसर डी रहा। इस पर डिटेल नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। ये बहुत साधारण प्रश्न है, इसको आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें 76 नंबर देखें तो इसमें आपका जो है 76 में सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ स्मारक और निर्माता है। तो अटाला देवी मस्जिद बहुत ही फेमस है, जो कि जौनपुर में, जिसको पूर्व का सिराज कहा जाता था, और इसके शासक इब्राहिम शाह की, इन्हीं के शासनकाल में जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अग्रणी होने के कारण। तो ए का बी हुआ, ए का 2 हुआ। ए का 2 का मतलब हुआ कि आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब ये हुआ कि ए और डी कट जाएंगे, इसमें बी और सी में हमको चूज करना कौन सा। और इसमें देखें तो छोटा सोना मस्जिद ये सिकंदर शाह है, यानी जो आपका बी है, बी का 3 हो जाएगा। तो सॉरी, ये सिकंदर शाह नहीं बल्कि यह नुसरत शाह, यानी बी का जो सही है वो आपका ए हो जाएगा, नुसरत शाह। तो इस हिसाब से देखें तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। यानी सी का मतलब ये हो गया अटाला देवी मस्जिद जो इब्राहिम शाह की, छोटा सोना मस्जिद जो नुसरत शाह, और कदम रसूल देखें तो यह मैच है, और अदीना मस्जिद पानगुआ भी मैच है। इसका सही आंसर सी रहा। चल 77 नंबर देखते हैं। 77 है, इसमें देखें तो 77 नंबर प्रश्न आपका यह है कि उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। वॉच 110 है, वॉच जो आपका है वो 110 है, तो टाइम क्या होगा, इसको हम ऐड कर लेंगे, यानी वॉच ऐड करेंगे तो ये 55 होगा, और 55 का हम गुणा कर देंगे तो 110 हो जाएगा। उस प्रकार टाइम को जोड़ लेंगे। जब प्रकार टाइम को जोड़ें तो टी देखें तो टी 20 है, और आई देखें तो आई 9 है, यानी 20 9 29 हो गया। यम को देखें तो यम इसमें 13 है, 29 और 13 42 हो जाएगा। और ई देखें तो ई 5 है, 5 का मतलब 47 हो गया, और 47 गुना कर देंगे तो 98 हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर सही रहा। चलिए 78 नंबर देखते हैं, इसमें मैच कराना है। तो 78 नंबर प्रश्न इसमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला देखें इसमें आपका यह है कि अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, यानी जो अम्बेर की राजकुमारी का अकबर का विवाह जो होता है, इसको देखें तो अकबर का शासनकाल देखें तो ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो अकबर का कार्यकाल रहता है। हालांकि कल के अंक में इसमें अकबर के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। और अम्बेर की जो राजकुमारी हैं उनका नाम देख सकते हैं, उनका नाम जो है मरियम उज जमानी, यानी अम्बेर की जो राजकुमारी हैं उनका नाम मरियम उज जमानी है। और अकबर ने जो विवाह किया इनसे वह 1562 में किया। यानी इसमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो ये डेट याद रखना है, यानी वर्ष याद रखना, 1562 में बताया। तुकारोई का युद्ध देखें, तुकारोई का युद्ध 3 मार्च 1575 को होता है, यानी यह जो आपका है 1575 है तुकाराई का युद्ध। इसमें मुगल और बंगाल की सेनाएं, यानी मुगल और बंगाल सल्तनत के बीच युद्ध होता है, तुकाराई का युद्ध 1575 में। इसके बाद देखिए मालवा पर मुगल आक्रमण, यह जो होता है 1560 में होता है, यानी यह आपका जो होता है वो 1560 में होता है। हालांकि इसमें विजय जो प्राप्त होती है वो 1570 में प्राप्त होती है, लेकिन इसमें मुगल आक्रमण पूछा है तो 1560 में ये आक्रमण होती है। इसके बाद उड़ीसा का कर रानी पर विजय, यानी जो उड़ीसा पर कर रानी, यानी उड़ीसा को करानी में मिलाता है, सुलेमान खान मिलाता है, ये 1568 में करता है। अब इसमें देखें सबसे जो पहले आता है काल क्रमानुसार 1575 आएगा, यानी 1575 का मतलब 2 इसमें पहले आएगा, इसलिए इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 2 के बाद 1575 के बाद इसमें जो आएगा वो 1568 आता है। 1568 का मतलब 4 हो जाएगा, 2 4, यानी सी इसका आंसर सही रहा। 78 का जो है सी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें 79 नंबर यह है
कि आपका करा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी एडीपी नीति आयोग ने कब जारी किया था? तो यह जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 में एडीपी का मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि नीति आयोग का देखें तो खुद इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग 1950 में लॉन्च हुआ था। जबकि एनडीसी देखें तो आपका 1952 में हुआ था। एनडीसी में प्रश्न पूछा गया है। योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाई गई थी। और नीति आयोग जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है जनवरी 2018 में लॉन्च किया था। चलिए आगे, इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो भी ज़्यादा समय ले लेगा। चलिए इसमें 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर है, भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रंस ग्लैपो प्रदान किया? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया, यानी भारत। इसका आंसर सही रहा, 80 का आंसर ये है। चलिए 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? इसका कानूनी नाम देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया है। द यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब 20 का सही हो गया। यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह है भारत एक संघ। इसमें ध्यान देना है कि जो यह है अनुच्छेद 300 है, यह वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है, और इसमें जो वाद और कार्रवाइयाँ हैं यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से दिया गया है। जबकि देखें 300 का जो है यह जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में जो 31 अनुच्छेद दिया गया था, उसको देखें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा करके जो वो लीगल अधिकार 300 क में बना दिया गया था। तो वो 300 क जो है आपकी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जबकि 300 जो है वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है, और उसमें जो है जो भारत सरकार यानी जो कानूनी नाम दिया गया है द यूनियन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। इसको विस्तार थोड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी संविधान से, इन दोनों को व्याख्या साथ में कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है इनके में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति नागरिक आयोग की नीति संबंधित है? 280 है। इन दोनों अनुच्छेदों को हम देख लेते हैं। देखना चाहें तो यह आपका जो 300 क देखें तो विधि के अपराधकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यह अनुच्छेद 300 क इसमें दिया गया है। और 280 देखें तो यहीं साथ में 280 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन से संबंधित है। क्या देख सकते हैं कि जो वित्त आयोग है इसमें देखना चाहें तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। संरचना एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, और कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तय पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। योग्यता सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, इसको देखा जा सकता है। अब तक गठित वित्त आयोग को देख सकते हैं। इसमें 15वां NK सिंह जो अध्यक्ष थे, और 16वां वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है, और ये 2026 से 2031 के लिए यह प्रस्तुति करेंगे। और इसमें जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया जी को जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसको आप करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, उसमें करंट अफेयर्स में अपडेट किया गया है। और इनका कार्यकाल देखें, ये जो अवधि इसमें थी 25 तक थी, वो आपका 26 से 31 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि बनाई गई। और इसका गठन जो किया गया था 31 दिसंबर 2023 को ही यूनियन आयोग का यानी जो है वित्त आयोग का गठन किया गया था। 31 दिसंबर 2023 को गठन किया गया था 16वें वित्त आयोग का। पूर्व के प्रश्नों में हमने सीबीआई के बारे में चर्चा किया था। सीबीआई को देखना चाहें तो देख सकते हैं। जहाँ लेटेस्ट संशोधन को देखना चाहें तो देख सकते हैं 105वां 196 संशोधन भी हो चुका है। उसको इसमें दिया है 35% महिलाओं से संबंधित जो 35% आरक्षण के प्रावधान किया गया था। 6वां संशोधन भी है इसमें, लेकिन 105 दिया गया, उसको देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें 83 नंबर प्रश्न है। हमने 82 को देख लिया है, 82 आपका रहा। 83 देखते हैं। 83 इसमें यह है कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो यह देखें तो इसमें सभी के लिए प्राप्त है, D 1 2 3 सभी इसमें सही है। पहला देखें भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया के लिए भी, भारत का प्रदेश उपप्रदेश डोमिनियन के लिए भी है, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक, ध्यान रखना है भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति के लिए भी, जो भारतीय संसद की शक्ति है कानून बनाने के लिए। सबसे इस पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अर्थात थोड़ा डिटेल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें जो आपका है 84 नंबर प्रश्न देखें तो ये करंट अफेयर्स संबंधी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण यानी शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? 84 का सही आंसर देखें तो वह तिरुपति है, यानी तिरुपति यानी शीर्ष में है, ये शामिल नहीं था, जबकि इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 85 नंबर है। यह है अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी ध्यान देना, इसमें सही पूछ रहा है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यानी गलत है। 4 देशों से नहीं बल्कि ये 3 देशों से घिरी हुई झील है विक्टोरिया झील। और 3 देश देखें तो इसमें केन्या है, यानी केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है, यानी आपका यूकेटी की इसको याद कर सकते हैं। यानी इसमें युगांडा, केन्या और तंजानिया सही है। विक्टोरिया झील घिरी हुई है, यह अफ्रीका में भ्रष्ट घाटी में स्थित है, यानी ये सही है। 2 इसमें सही है, और यानी इस प्रकार से इसका बी रहा, केवल 2। ध्यान दें कि जो विक्टोरिया झील है यह तंजानिया तथा युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी युगांडा तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की, यानी अफ्रीका महाद्वीप की देखें, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की। और सेकेंड सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की। तो इसमें आगे देख सकते हैं, यानी इसमें स्टेटमेंट बी केवल 2 इसमें सही है, और ये 4 देशों से बल्कि 3 देशों से घिरी हुई है। अगला देख लेते हैं। 86 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपका जो रीजनिंग संबंधी है, लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर रमेश आगे से
8वें स्थान पर है। रोहित उन दोनों के बीच में पंक्ति में खड़े लड़कों की संख्या न्यूनतम क्या हो सकती है? 10 हो सकती है। इसका आंसर सही है। जैसे देखें, लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, यानी इधर से यदि हम देखना चाहें पीछे से 9वें स्थान पर, ये 9वां स्थान हो गया। यदि 10 है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं 9वां एक व्यक्ति बचेगा। और इधर से आपका जो है वो आपका कौन है? रमेश है, 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर यह है, यानी इसमें इधर से 10 हो जाएंगे, यानी 2 इधर बचेंगे। और इन दोनों के बीच में कह रहा है, यानी इसमें आपका इधर 2 बच रहे हैं, इधर आपका जो है 1 बच रहा है, 3 निकल जा रहे हैं, यानी 7 आपका हो गया। यानी 7 में देखें तो आपका बीच में कौन है? बीच में रोहित है। तो इसमें जो आपका बीच में हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, 7वें स्थान पर हो जाएगा। तो इसमें न्यूनतम संख्या 10 है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। न्यूनतम पूछा है, 10 इसका आंसर सही है। 87 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी में जो था वो कॉमर्स, यानी जो था वो यहाँ ट्रेड पूछ रहा है और वहाँ कॉमर्स के बारे में पूछा था कौन सही है। तो ये व्यापार और वाणिज्य दोनों एक ही पेपर में दे दिया है, हालांकि अलग अलग प्रश्न बना कर दिया है। तो इसमें देखिए व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह मांग और पूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल मांग पर से संबंधित है, गलत हो जाएगा 2, यानी एक इसमें सही है, यानी ये इसका सही हुआ केवल 1। चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर देखें तो एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं। नाम से स्पष्ट देखें तो एंटीबायोटिक्स मतलब जो जीवाणुओं के विपरीत होते हैं उनका एंटीबायोटिक्स माना जाता है। तो जीवाणु बैक्टीरिया का ही एंटीबायोटिक्स बनता है, तो इसके जीवाणु रहे बैक्टीरिया रहे। चलिए क्या देखते हैं 88 में देखिए सीरा। इसके बाद 89 नंबर देखें तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें प्रश्न में देख सकते हैं। इसमें देखें जो आपका ये लिखा है किल्ले निकलना, काबुली चना, ये गलत है। किल्ले जो निकलती हैं वह धान और गेहूँ इत्यादि में किल्ले निकलती हैं, ये काबुली चना से ये गलत है। बाकी शेष सही है, यानी मक्का में जो है नरमंजरी निकलना और खूंटी बनना, मूंगफली में शीर्ष कीर्तन तंबाकू, ये सही है। लेकिन काबुली चना जो किले निकलना है गेहूँ और धान में प्राय पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर प्रश्न देखें तो 90 निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्ध सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं है? इसमें ध्यान दें कि जो सी ड्रैगन है इसमें जो शामिल देश होते हैं वह क्वाड कंट्री के देश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया होती है। यानी क्वाड कंट्री के देश में देखें तो 4 देश होते हैं। इसमें आपका यानी चतुर्भुज आकार से देखें तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है। तो ये 4 देश तो रहेंगे, यानी यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें रहेंगे। और जो आपका रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया ये भी रहेगा, तो इसमें ये हो गया। फिलीपींस इसमें नहीं है, यानी सी जो है ये नहीं, फिलीपींस इसमें शामिल नहीं होता है। यह सी ड्रैगन युद्ध राष्ट्र 2022 में किया गया। जब भी किया जाएगा ये आपके इतने शामिल रहते हैं, हालांकि बाद में कोई मेंबर बने वो अलग बात है, लेकिन यही इसमें शामिल होते हैं। और ये देखें इसमें जो है ASW एंटी सबमरीन एक्सरसाइज में शामिल होती है, इस एक्सरसाइज में। और इसमें ध्यान दें 2024 का जो एक्सरसाइज किया गया था, क्योंकि 22 का पूछा है तो 2024 को उसको अपडेट कर देते हैं। 2024 में जो है ये जनवरी के अंत में किया गया था। इसमें जो भी क्वाड के 4 देश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट की थी। और यह प्रशांत महासागर में यूएसए क्षेत्र गुआम में 10 से 22 जनवरी 2024 के मध्य कराया गया था। इसके बाद 2025 जो वर्तमान में चला, ये भी जनवरी के लास्ट में कराया जाएगा और ये इसका 5वां एडिशन होगा। 4था एडिशन 2024 का था। चलिए आगे देखते हैं आगे, यानी इसमें सही सी जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता सी ड्रैगन में, यानी आपका जो है प्रशांत महासागर के द्वारा सी ड्रैगन में फिलीपींस नहीं है। इसके बाद 91 नंबर देखें तो कौन सा स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? यानी इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो इसमें डी शिव कुमार बटालवी जो यह राष्ट्रवादी कवि यानी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है यह नेशनलिस्ट पोएट नहीं है, बल्कि यह पंजाब के रोमांटिक कवि के अंतर्गत शिव कुमार बटालवी आते हैं। जबकि इसमें देखें ये लोग रंगलाल, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद्र बनर्जी जो थे यह नेशनलिस्ट पोएट थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के समय। तो इसमें शिव कुमार बटालवी जो है यह आपके पंजाब के रोमांटिक कवि माने जाते हैं।